नमस्कार मेरे दोस्तों। कार्यरत शिक्षक साथी सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट और छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो बाल विकास की आज की हमारी ये जो क्लास है वो 9th की क्लास है, 9वीं क्लास है। और इस आज की क्लास में हम अधिगम, अक्षमता, संज्ञान और संवेग, अभिप्रेरणा, मैस्लो के सिद्धांत, कुछ शिक्षण थ्योरी पर भी बात करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो भी साथी हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हैं अधिगम अक्षमता से, जिसको लर्निंग डिसएबिलिटी कहा जाता है। अर्थात जब बच्चा अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के दौरान उसको कुछ न कुछ रुकावट आ जाती है, जिसके वजह से वो जो है अधिगम करने में, सीखने में अक्षम हो जाते हैं। वही अक्षमता अधिगम अक्षमता कहलाता है। और ये जो अक्षमता है, कोई डिसीज हो सकते हैं, कोई कारण भी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम कुछ महत्वपूर्ण अक्षमता पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है डिसलेक्सिया। देखिए याद रखेंगे, जहां पर डिसलेक्सिया की बात आती है, लेक्सिया की बात आती है, वहां पर पढ़ने की कठिनाई होता है। अर्थात जिन बच्चों में डिसलेक्सिया की समस्या उत्पन्न हो रही है उनको पढ़ने की समस्या आएगी। इसके अलावा दूसरा आता है डिसग्राफिया। ग्राफ यानी कि कोई भी चीज़ें लिखना, चित्र बनाने से संबंधित है ना, तो लिखना यानी कि डिसग्राफिया जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर लिखने की कठिनाई होगी। और जिन बच्चों में ये डिसग्राफिया आएंगे, यानी कि अगर वो सही तरीके से अच्छे से लिख नहीं पा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि उनको डिसग्राफिया हो गया है। इसके अलावा थर्ड आता है डिसकैलकुलिया। नाम से स्पष्ट है, कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन। जिन बच्चों को गणना करने में समस्या आती है, अक्षम होते हैं, ऐसे बच्चे डिसकैलकुलिया के शिकार हो जाते हैं। चौथा आता है डिस्मोर्फिया, यानी कि यहाँ पर मोर है कि कौवा है। अगर बच्चे को भ्रम हो गया, ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से लोगे, है ना, मतलब क्या है, बच्चा भ्रम में आ जाता है, कोई भी पढ़ रहा है, लिख रहा है तो, है ना, तो उस स्थिति में उनको डिस्मोर्फिया की स्थिति आ जाती है, भ्रम वाली स्थिति आ जाती है। डिस्फेजिया यानी कि बोलने संबंधित है। अगर बच्चा सही तरीके से बोल नहीं पा रहा होता है तो हम कहते हैं कि इसको डिस्फेजिया के लक्षण है, यानी कि बोलने संबंधित इनको प्रॉब्लम आ रही है। इसी प्रकार से डिस्प्रैक्सिया यानी कि शारीरिक कौशल। यदि बच्चा, कई अक्सर देखते हैं शारीरिक रूप से वो स्ट्रांग नहीं होते, ऐसे बच्चे डिस्प्रैक्सिया के शिकार हो जाते हैं। और डिस्थीमिया यानी कि तनाव। अक्सर छोटे बच्चों को पारिवारिक दृष्टिकोण से या कई रीज़न हो सकते हैं, तनाव की स्थिति भी आ जाती है, तो ऐसे बच्चे डिस्थीमिया के लक्षण वाले होते हैं। तो ये है साथियों आपका सीखने की अक्षमता, जिसको लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम अक्षमता का नाम दिया जाता है। और 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अब आते हैं संज्ञान और संवेग। संज्ञान और संवेग क्या होता है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले परिभाषित करें संज्ञान की, तो संज्ञान का अर्थ है सूचनाओं का ग्रहण करना, यानी कि संज्ञान, ज्ञान को संग मतलब धारण करना, सूचनाओं को धारण करना ही संज्ञान है, सूचनाओं को ग्रहण करना ही संज्ञान है। मनुष्य जिस भी पर्यावरण में रहता है वहाँ अनेकों घटनाएं घटित हो रही है, चाहे वस्तु हो, व्यक्ति हो, घटना हो, और उन चीज़ों को, उन वस्तुओं को लेकर वो एक अवधारणा बना लेता है, एक परिकल्पना बना लेता है, वही क्या कहलाता है, आपका संज्ञान कहलाता है। जैसे कल्पना, चिंतन, तर्क, ये सभी क्या है भाई, आपका संज्ञान में आता है। तो ठीक है, अर्थात संज्ञान अर्थात क्या, ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान है, ज्ञान को धारण करना ही संज्ञान है। अब हम बात करें संज्ञानात्मक विकास के चरण। संज्ञानात्मक विकास के कई चरण होते हैं। सबसे पहले चरण की बात करूं तो वो आता है अवधान। अवधान अर्थात संज्ञान का प्रयोग करते समय सबसे पहले जो है बच्चा किसी चीज़ का अवधान करता है।
धारण करता है उस चीज को, ठीक है। अब वो चीज धारण करेगा, अवधान करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया, अब वो धारण करता है तो वो आता है उसके मेमोरी में, वो आता है उसके दिमाग में, स्मृति में। यानी कि वातावरण के सभी चीज़ों का जब बच्चा अवधान कर लेता है, सूचनाओं को ग्रहण कर लेता है, तो वो आकर के कहाँ स्टोर होने लगता है, मेमोरी में स्टोर होने लगता है, मेमोरी में आकर के सेव होने लगता है, दिमाग में आकर के सेव होने लगता है। थर्ड बिंदु आती है संज्ञानात्मक विकास में, इसमें आपका मेटाकॉग्निशन, और इसमें क्या होता है, स्वयं के विचार और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता और समझ आती है। यानी कि वे जो है जागरूकता के दृष्टिकोण से एक स्वयं विचार व्यक्त करता है, एक स्वयं की अपनी खुद की क्या निर्माण करता है, वो समझ निर्माण करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका संज्ञान। अब हम बात करेंगे संवेग। अब संवेग क्या होता है, तो संवेग अक्सर आपने गणित में भी संवेग पढ़ा है और बाल विकास में, लेकिन गणित का संवेग अलग होता है, ठीक है। आप उससे कोरिलेट करके ना देखें। देखो, गणित के संवेग में द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये तो विज्ञान की बात है, गणित की बात है। लेकिन हम बात करते हैं संवेग को बाल विकास में, और बाल विकास की संवेग की जब बात आती है तो हमारे अंदर की जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, चाहे हंसी हो, गुस्सा हो, भय हो, क्रोध हो, आश्चर्य हो, ये सभी संवेग हैं, ठीक है। तो संवेग ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति उत्तेजित हो जाता है और अलग अलग शारीरिक परिवर्तन उसमें आने लगते हैं। अब उत्तेजित अवस्था है एक प्रकार की, याद रखना है ना, संवेग यानी कि एक उत्तेजित अवस्था। अब वो उत्तेजित अवस्था में वो खुश होगा, गुस्सा करेगा, भयभीत होगा, आश्चर्य होगा, कई भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठीक है। तो कई तरह के उनमें जो है चेंजेस आते हैं जब उनका बॉडी उत्तेजित हो जाता है। तो ये संवेग है जो कि उत्तेजित होता है। और संवेग के प्रकार की मैं बात करूं तो एक मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल ने संवेग को 14 प्रकार से बांटा है, और मैकडूगल को ही संवेग का जनक कहा जाता है। याद रखना, 14 प्रकार के संवेग किसने दिया था, क्वेश्चन आता है तो मैकडूगल ने दिया था। और मैकडूगल ने 14 प्रकार के मूल संवेग और उनकी प्रकृति बताई है, और इसे ही अर्थात मैकडूगल को ही संवेग के जनक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बात करेंगे 14 प्रकार के संवेग और उनकी प्रवृत्तियां, जो मूल प्रवृत्तियां हैं और उसी संवेग से जुड़ी हुई होती है। देखिए, 14 प्रकार के संवेग मैं एक एक करके बात कर रहा हूं। सबसे पहला संवेग है हमारा भय। सबसे पहला संवेग है भय। और भय कब उत्पन्न होता है, जब पलायन की स्थिति आती है तब उत्पन्न होता है भय। उसके बाद आता है क्रोध संवेग, और क्रोध या गुस्सा जिसे हम कहते हैं, तो ये तब उत्पन्न होता है जब युयुत्सा आती है, क्योंकि इसकी मूल प्रवृत्ति होती है युयुत्सा। घृणा कब आती है, जब निवृत्ति आती है तो घृणा का जन्म होता है। जब आश्चर्य होता है किसी भी स्थिति, किसी वस्तु को देखकर, तो जिज्ञासा आती है। यानी कि जब आश्चर्य होता है तो जिज्ञासा आती है, उसके बारे में जानने की इच्छा होती है, ठीक है। और ये संवेग अक्सर छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा होता है वात्सल्य, जो है ममता जिसको कहेंगे। तो ये माताओं अपनों से बड़ों में छोटों के प्रति अक्सर ये हमको देखने को मिलता है। और वात्सल्य संवेग है जिसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, शिशु रक्षा, ठीक है। उसके बाद आता है निषाद। निषाद जिसका मूल संवेग होता है सनन गति। इसके अलावा आता है 7वां बिंदु, वो है संज्ञानात्मक भावना, ज्ञान की भावना। जहाँ पर संज्ञान की भावना आएगी, ज्ञान की भावना आएगी, वहाँ पर क्रिएटिविटी होगा, और जहाँ पर क्रिएटिविटी होगा वहाँ पर फिर रचनात्मकता आती है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति है रचनात्मक होता है, ठीक है। स्वामित्व की भावना जहाँ आती है, स्वामित्व की भावना आए पर संचय प्रवृत्ति आती है। इसके अलावा जब एकाकीपन आ जाता है, अलगाव आ जाता है, अकेलापन आ जाता है,
तो ये सामूहिकता की ओर जो है इसकी मूल प्रवृत्तियाँ आती है। इसके अलावा जब काम का भाव आता है, कामुकता आता है, तो ये भी एक संवेग है, काम, ठीक है। तो काम से देखो, कामुकता से ये मूल प्रवृत्ति काम है। इसके अलावा जब श्रेष्ठता की भावना आती है तो आत्मगौरव की यहाँ पर मूल प्रवृत्तियाँ हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा जब आत्महीनता आती है तो दैन्य का मूल प्रवृत्ति उत्पन्न होता है, और जब भूख लगती है तो भोजन की खोज, ये जो मूल प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि जब भूख लगेगी तो जाहिर सी बात है भाई भोजन की खोज होगी, ठीक है। जब अमोद आता है तो हास उत्पन्न होता है। इस तरह से 14 प्रकार के संवेग मैकडूगल ने कहा है, और इनमें से जो भय, आश्चर्य जैसे संवेग है, 2-3 संवेग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको 14 प्रकार के सभी संवेग को याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके कहीं से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा की। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा क्या होता है? भाई आप सभी जानते हैं, जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, यदि आप उसको मोटिवेट करते हैं, बच्चा बेहतर सीखता है। तो एक अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति है या जोश है, एक जुनून है, जो किसी व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। जैसे मैंने एक 10वीं कक्षा का बच्चा जिसको कहा कि बेटा तुम मेहनत करो और आगे चल के तुम भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम बन सकते हो, आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, हमारी तरह शिक्षक बन सकते हो, वैज्ञानिक बन सकते हो। मैंने उसको क्या किया, मोटिवेट किया। अनेक मनोवैज्ञानिकों का, अनेक वैज्ञानिकों का, शिक्षकीय पेशा, अनेक जो है क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों का मैंने उदाहरण देते हुए बच्चे को मोटिवेट किया, और बच्चा जोरदार मेहनत किया और 10वीं की परीक्षा में बहुत ही अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुआ। यानी कि मैंने उसको अभिप्रेरित किया, मोटिवेट किया, प्रेरणा दिया, ठीक है। अब बच्चे को मैंने प्रेरित किया तो इससे क्या होता है, बच्चे में जोश आता है, जुनून उत्पन्न होता है, और बच्चा कुछ करना चाहता है और कुछ कर लेता है, अर्थात वो लक्ष्य की ओर चला जाता है। तो इस तरह से मोटिवेशन काम आता है। और जब आप मोटिवेट करोगे, इंटरनल होती है, आंतरिक रूप से उसमें बदलाव देखने को मिलता है। अब चूंकि मोटिवेशन की बात हो रही है तो इनके प्रकारों को भी जानना जरूरी है। तो मोटिवेशन जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आंतरिक और दूसरा होता है बाह्य। तो अभिप्रेरणा, 2 प्रकार की अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। शुरू करते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा की, इंटरनल मोटिवेशन की। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है तो उसे कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। आंतरिक रूप से कब होगा? अर्थात वो अपनी मर्जी से, जब जैसे कोई महापुरुष को जान गया, कोई अच्छे पद में, जैसे उसके आस पड़ोस में अच्छे नौकरी मिला, उसको जान गया कि ये इतना पढ़ा तो अच्छे नौकरी पाया, अब वो खुद से मोटिवेट हो रहा है और उसके बाद उसने क्या किया, जी जान लगा दिया मेहनत करने के लिए। अर्थात बच्चा अपनी मर्जी से जब शिक्षक बनना चाहता है तो वह आंतरिक रूप से मोटिवेट है। अगर वो चाहता है कि मैं नौकरी पा के रहूँगा क्योंकि पास पड़ोस के लोग नौकरी पा गए हैं, तो एक मोटिवेशन है जो आंतरिक मोटिवेशन है। और बच्चे को जो है यही मोटिवेशन सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों क्या, ये व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग, सबके लिए आंतरिक मोटिवेशन ही, आंतरिक जो है अभिप्रेरणा ही सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है। दूसरा आता है बाह्य अभिप्रेरणा। देखो, आंतरिक अभिप्रेरणा को हमने बाहर से नहीं डाला, बच्चे के अंदर स्वयं आया ना। लेकिन जो बाह्य अभिप्रेरणा है ये बच्चे के अंदर स्वयं नहीं आता, बल्कि बाह्य रूप में उसको दूसरे द्वारा अभिप्रेरित कराया जाता है, अभिप्रेरित किया जाता है। समझ रहे हैं? यानी कि बाहर से उसको मोटिवेट किया जाता है और यह बाह्य अभिप्रेरणा इसलिए कहलाता है। ठीक है। अभी जैसे बच्चों को मान लीजिए कोई भी सरकारी शिक्षक बनाना है, गुरुजी बनाना है, तो अब क्या करेंगे हम, या तो उनको पुरस्कार देंगे। पुरस्कार यानी कि हम बोलेंगे बेटा यदि तुमने व्यापम के एग्जाम में अच्छे अंक से उत्तीर्ण कर लिया तो आपको क्या होगा भाई, आपको हम प्रथम पुरस्कार में, कोई भी कोचिंग क्लास देता है ना, प्रथम पुरस्कार के तौर पर हम आपको
बढ़िया चीज़ देंगे। अब बढ़िया चीज़ क्या, हम आपको बाइक देंगे कि हम आपको बढ़िया से मोबाइल ला के देंगे। तो कुछ भी 10वीं 12वीं के बच्चों पर ज़्यादातर ये किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, है ना। बेटा आप अच्छा अंक लावे तोर पर मोबाइल लहा, अच्छा अंक लावे तोर पर साइकिल लाहूँ। तो इस तरह से बच्चे को मोटिवेट किया जाता है बाहर से पुरस्कार के माध्यम से। ऐसे ही दंड देकर कैसे हम कक्षा में मोटिवेट करते हैं, देखो अगर एला कल याद करके नहीं यहाँ तब मार पड़ी सब ला, है ना। उसको भले ही नहीं मारते हैं, ठीक, लेकिन हम दंड देने के बाद जब बच्चे को कहते हैं तो बच्चा सीखता है, ठीक है। इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए हम बच्चों की तारीफ करते हैं, वेरी गुड बेटा ऐसे ही बनाना, बढ़िया होशियार हो जाओगे। इस तरह से शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इस तरह से शब्दों का उपयोग करते हुए हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो ये भी बाह्य मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। इसके अलावा लालच देकर भी हम मोटिवेट करते हैं, है ना। तो ये कई तरीके से हैं जिससे कि जो है बच्चों को अभिप्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, और इसी को बाह्य अभिप्रेरणा कहा जाता है। ठीक है भाई। अब बात करेंगे मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। बस थोड़ा ही है जो दिख रहा है, केवल यही याद रखेंगे कि मैस्लो ने आवश्यकता का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था और इन्होंने 5 तरह की आवश्यकता बताई। जो व्यक्ति है, जो इंसान है, जो मनुष्य है, जो मानव है, उनकी 5 तरह की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उनको दैहिक आवश्यकता होती है, ठीक है। दैहिक आवश्यकता के अलावा उनको सम्मान चाहिए, ठीक है, सम्मान उनको समाज से मिलता है। इसके अलावा उसको सुरक्षा की भावना हो, उनके परिवार की सुरक्षा की भावना हो, आत्मसिद्धि की आवश्यकता और आत्मीयता की आवश्यकता। ये 5 सिद्धांत हैं जो मैस्लो ने दिया है, पदानुक्रम का सिद्धांत। इसमें 5 तरह की आवश्यकता उन्होंने बताया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ शिक्षण विधियों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कक्षा में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो बिना शिक्षण विधि के आप पढ़ा ही नहीं सकते। क्या आप बिना चाक के, डस्टर के कक्षा में पढ़ाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरह से शिक्षण विधि के भी बिना हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एक तरीका होता है जिससे कि बच्चों को ज्ञान दिया जा सके, और सबसे पहला शिक्षण विधि आता है आगमन विधि। आगमन माने कि आना, चाहे वो आगमन मेहमानों का हो, चाहे वो आगमन कोई भी चीज़ का हो। आगमन मतलब वो कोई भी चीज़ आवत है ना। अर्थात जब बात हो रही है आगमन की, तो याद रखना इसमें उदाहरण का आगमन होगा। सबसे शुरू किसका आगमन होगा? उदाहरण का। यानी कि बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण रखोगे और उन उदाहरणों को बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद जब लास्ट में आप नियम को बताते हैं, वही कहलाता है आगमन विधि, ठीक है। और चूंकि इसमें आपने क्या किया, एग्जाम्पल्स को उपयोग किया, ये बाल केंद्रित होता है, बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए आगमन विधि कराया जाता है। और इसमें आगमन विधि में करके सीखने पर ज़्यादा, क्योंकि वो एग्जाम्पल बना बना के सीख रहे हैं ना, स्वयं कर रहा है। भाई कोई भी गरीब बच्चों को जैसे दिया, बच्चा स्वयं करेगा ना उस चीज़ को, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो स्वयं कर रहा है और करके सीख रहा है। अर्थात आगमन विधि क्या है? करके सीखने पर बल देता है। इसके अलावा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि स्थूल है, बड़ा है, बड़े बड़े चीज़ों से हम छोटी छोटी चीज़ों को जब बच्चों को बताते हैं, वो आगमन विधि में होता है। इसके अलावा विशिष्ट से सामान्य, यानी विशिष्ट चीज़ों को पहले, उसके बाद सामान्यीकरण की ओर हम जब बढ़ते हैं। ज्ञात चीज़ों को पहले बताते हैं, जैसे बच्चा जो जानता है उसको बताते हुए हम अज्ञान चीज़ों की ओर हम जब उसको लेके जाते हैं, तब जो है हम कह सकते हैं कि बच्चा आगमन विधि से सीख रहा है। मूर्त यानी कि ठोस रूप को पहले बताते, जैसे पहली कक्षा में जैसे अ के अनार बच्चों को सिखाना है, अ के अनार में हम अनार देते हैं ठोस रूप में, चाहे वो खिलौना के रूप में हो। देखो बेटा ये अनार है, ये देखो ये आम है, तो यही मूर्त है। तो मूर्त के माध्यम से बच्चों को अमूर्त की ओर लेके जाते हैं आगमन विधि में। इसके अलावा जब प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलता है, तो वो भी होता है आगमन विधि। तो आगमन विधि में मैं जितने की पॉइंट बताया हूँ
याद कर रख लेना, अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगमन और निगमन। तो आगमन विधि में कैसे कैसे होता है एक बार और रिपीटेड देख लीजिए। उदाहरण से नियम की ओर चलेंगे, यह बाल केंद्रित होता है, करके सीखने पर बल देता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, इसके अलावा मूर्त से अमूर्त की ओर चलते हैं, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर चलते हैं। ये है आगमन विधि। अब हम बात करेंगे निगमन विधि का, और आगमन विधि का ठीक विपरीत कह सकते हैं निगमन विधि, जिसको डिडक्टिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है। आगमन विधि जिसमें हमने शुरुआत में उदाहरण लिया था, यानी कि उदाहरण से नियम की ओर था, लेकिन निगमन विधि में अब उल्टा हो गया। निगमन विधि में नियम से उदाहरण क्यों नहीं, यानी कि पहले बच्चों को नियम बता दिया जाता है जैसे बच्चों को बता दिया जाएगा a+b का होल स्क्वायर, अब बच्चे उसको हल करेंगे, उसी में रख के देखेंगे मान को, है ना। तो ये है हमारा निगमन विधि। दूसरा होता है ये शिक्षक केंद्रित होता है, क्योंकि शिक्षक आया, एक फार्मूला बताया और उसी फार्मूले के आधार पर बनवा रहा है, यानी कि ये शिक्षक केंद्रित होता है। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर जस्ट उल्टा जा रहा है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएगा, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जाएगा, और ये प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाएगा। तो निगमन विधि आगमन का विपरीत होता है। अब बात करेंगे समस्या समाधान विधि, अर्थात ये तो नाम से स्पष्ट है, जब बच्चे के सामने कोई समस्या आती है, समस्या रख दी जाती है, तो बच्चा जब उसका समाधान करता है स्वयं से, वही कहलाता है समस्या समाधान विधि। प्रोजेक्ट विधि, और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, इसमें प्रोजेक्ट बनवाया जाता है बच्चों से, प्रयोजना बनवाया जाता है, ठीक है। इसे बाल केंद्रित कह सकते हैं, क्योंकि बालकों के द्वारा ये किया जाता है। और किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक है। कौन है भाई प्रोजेक्ट विधि के जनक? तो किलपैट्रिक जो कि प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं। ये विधि अनुभव पर आधारित है, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो इससे क्या होता है, आप काम जो है सामाजिकरण होता है, ग्रुप में काम होता है। 4 बच्चे 5 बच्चों में आप प्रोजेक्ट दोगे, ग्रुप में काम होगा, और जहां ग्रुप में काम होगा वहां पर सामाजिकरण तो आता ही है, साथ ही साथ ये वास्तविकता की ओर बच्चे चलते हैं, अर्थात ये वास्तविकता के सिद्धांत को पर भी जो है कार्य करता है। अब भाई बच्चों को मैंने कहा कि जैसे मूसलाधार जड़ वाले पौधे जिसका सारणी बनाओ। अब बच्चे प्रोजेक्ट में एक प्रश्न दे दिया मैंने, बच्चा प्रोजेक्ट करने के लिए मूसलाधार जड़ों वाले घास को देखेंगे, उखाड़ेंगे, देखेंगे, मतलब वो स्वयं उस चीज को कर पा रहा है, तो ये किस में होता है, आपका प्रोजेक्ट विधि में होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगला बात करेंगे, वो होता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, देखिए प्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में जो है व्याकरणों के नियम द्वारा, देखो व्याकरण के नियम के बिना ज्ञान कराए भाषा सिखाई जाती है। यानी कि देखिए अक्सर हम ये बोलते हैं ना कि कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको ग्रामर की जरूरत पड़ती है, ऐसा कदापि नहीं। क्या आपने छत्तीसगढ़ी सीखने के लिए ग्रामर का उपयोग किया? क्या आपने हिंदी सीखने के लिए ग्रामर का उपयोग किया? नहीं किया ना। हमको तो ग्रामर का ग नहीं पता और हम हिंदी बोल जाते हैं अच्छे से। ठीक वैसे ही अंग्रेजी को भी आप बिना ग्रामर के बोल पाओगे। ठीक है, अंग्रेजी के लिए भी ग्रामर की जरूरत नहीं होती, तो किसकी जरूरत होगी, एटमॉस्फेयर। अगर वातावरण मिला ना आपको तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो। इसके लिए आपने यदि कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ा, इंग्लिश मूवी देखा, ठीक है, आपने स्ट्रक्चर फॉलो किया, तो आप आसानी से अंग्रेजी सीख सकते हो। ठीक है, अर्थात जब बिना व्याकरण का उपयोग करके भाषा सिखाई जाती है तो वह कौन सी विधि में होता है, प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्लेषण विधि। अब इसमें क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, जैसे कोई बड़ा गंभीर प्रॉब्लम आ गया, गंभीर समस्या या गंभीर प्रश्न बच्चों के सामने आ गया, तो अब बच्चा क्या करेगा, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जब विश्लेषण करता है तो वो कहलाता है विश्लेषण विधि। ठीक है, अब संश्लेषण विधि, अर्थात संश्लेषण मतलब एक रूप में लाना उसको। ठीक है, विश्लेषण का ये जस्ट उल्टा होता है।
तो इसमें क्या होगा, जो छोटे छोटे भागों में जोड़कर, यानी जो छोटे छोटे भाग होते हैं ना, समस्या, कई सारे समस्या होते हैं, अब उसको एक साथ जब जोड़ करके समस्या का हल किया जाता है तो वो होता है संश्लेषण विधि, और इस विधि का प्रयोग ज्यामिति में ज्यादातर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद कहा आता है अनुकरण विधि, अर्थात दूसरों की नकल करके सीखना, कॉपी करके सीखना ही अनुकरण विधि कहलाता है। उसके बाद आता है व्याख्यान विधि, अर्थात ये बड़ी कक्षा के बच्चों को 10वीं 12वीं में देखना, जैसे फिजिक्स में प्रकाश पढ़ाया जा रहा है, लाइट पढ़ाई जा रही है, बच्चे को क्या करते हैं भाई, लेक्चर मेथड, व्याख्या विधि दिया जाता है कि प्रकाश ये होता है। जब बल बताया जा रहा है बच्चे को, अब बल की पूरा परिभाषा दिया कि बल एक बाह्य कारक है जो किसी अविरामावस्था से गतिमान अवस्था में परिवर्तित करता है या प्रयास करता है ना। अब बच्चे को थ्योरी पूरा पढ़ा रहे हो तो ये व्याख्या विधि में होता है। व्याख्यान विधि बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी है। तो ये साथियों आपके प्रमुख मेथड हैं और इसको भी याद रखना। आगमन और निगमन तो बिल्कुल भी आप भूलना मत, क्योंकि आपके आगमन और निगमन आता ही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक और टॉपिक पर बात कर लेते हैं, वो है साथियों बालक के क्रियात्मक विकास। और इसलिए यहाँ से भी आपके 1 नंबर के प्रश्न आते हैं। देखो क्या होता है क्रियात्मक विकास बालक का। तो क्रियात्मक विकास यानी कि जैसे जैसे बच्चा उम्र में बड़ा होते जाता है ना, उसका हाथ पैर और अच्छे से काम करने लगता है, उसकी उंगली अच्छे से काम करने लगता है। जब छोटा रहेगा बच्चा शिशु तो भाई हर चीज़ अच्छे से काम नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती जाती है उसकी उंगली अच्छे से काम करता है, उसके हाथ पैर अच्छे से काम करता है, वो सही तरीके से मोड़ पाता है, वस्तुओं को पकड़ पाना, उठा पाना, चल पाना, दौड़ पाना, कूद पाना जैसी कार्य जो है वो सीखने लगता है। तो अर्थात जब कोई भी बालक मांसपेशियों पर समन्वय करना सीखता है, नियंत्रण करना सीखता है और एक सामान्य कार्य से बड़े बड़े कार्य, विशिष्ट कार्य जब वो करने लगते हैं, वही कहलाता है क्रियात्मक विकास। ठीक है, इसमें आता है गामक विकास। अब गामक विकास में यांत्रिक विकास, पेशी विकास, लोकोमोटर स्किल और डायनेमिक स्किल, बहुत सारे स्किल काम आते हैं। चूंकि बात कर रहे हैं क्रियात्मक विकास की, क्रियात्मक विकास में अब क्रियात्मक कौशल आता है। भाई जब विकास होगा, उम्र बढ़ेगी, हाथ पैर में संतुलन करना सीखेगा, उंगलियों में अच्छे से संतुलन करना सीखेगा, तो वो कुछ ना कुछ कौशल भी सीखेगा, है ना भाई। क्या क्या कौशल सीखेगा, तो शारीरिक कौशल सीखता है। शारीरिक कौशल यानी कि क्रियात्मक कौशल कैसे, जब बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है तो उस गतिविधि का नियंत्रण करता है, समन्वय करना सीख जाता है, स्थापित कर लेता है, तो वही कहते हैं क्रियात्मक कौशल। ये 2 प्रकार के होते हैं, स्थूल पेशीय कौशल और सूक्ष्म पेशी कौशल। स्थूल और सूक्ष्म, स्थूल माने जो बड़े बड़े काम है ना उसको स्थूल बोलते हैं। इसमें शरीर या बड़ी बड़ी मांसपेशियां सक्रिय होती है, जैसे हाथ, पांव, घुटना, धड़ इत्यादि। जैसे एग्जाम्पल कैसे आता है, तो ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यही आपके एग्जाम्पल के रूप में आता है। चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सभी स्थूल हैं, बड़े बड़े काम हैं। चलना, भाई चलना कितनी बड़ी बात है। एक माता पिता के लिए जब बच्चा चलना सीखता है तो कितने खुशी का वो पल होता है, क्योंकि बड़ा काम कर लिया उस बच्चे ने, है ना। दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सभी बड़े काम हैं, इसलिए स्थूल पेशीय कौशल या स्थूल क्रियात्मक कौशल कहलाता है। सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे काम। अब जब सूक्ष्म पेशी कौशल कहते हैं तो वो क्या है, इसमें छोटी छोटी मांसपेशियां सक्रिय होती, जैसे हाथ से उंगली सक्रिय होगी, है ना, हाथ पैर की उंगली। तो इससे क्या सीखोगे, लिखना सीखेंगे, टाइप करना सीखेंगे, बाल में कंघी करना सीखेंगे, तेल लगाना, छोटी कंघी करना, छोटी छोटी जो काम सीख रहे हो ना वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल से आता है। तो इसमें क्या क्या सीखोगे, लिखना, हाथ टाइप करना, हाथों में कंघी करना इत्यादि काम, ये सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन को यही समाप्त करेंगे। क्रियात्मक कौशल इतना ही, और याद रखेंगे क्रियात्मक कौशल भी इम्पोर्टेंट है, सूक्ष्म और स्थूल क्रियात्मक कौशल। इसके अलावा जो मेथड मैंने बताया है, आगमन निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि, बहुत सारे मेथड्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से
देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आकलन और मूल्यांकन पर चर्चा करेंगे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, 1 या 2 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी आते हैं। ठीक है, जो भी गुरुजी हमारे साथ सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं या पहली बार आज वीडियो को देख रहे हैं, इसमें जो वे कैंडिडेट फ्रेशर जो कि सीजीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले साथी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी साथी वीडियो को जरूर शेयर करें, उन साथियों तक जरूर पहुंचाएं जो वीडियो देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।